प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। यह भवानी प्रसाद मिश्र को जो हिंदी के छात्र हैं उन्हीं को पढ़ना है। सामान्य हिंदी के जो छात्र हैं, साइंस के जो स्टूडेंट हैं, उनको नहीं पढ़ना है इसको। तो भवानी प्रसाद मिश्र का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1914 ईस्वी में होशंगाबाद जिले के हिगरिया ग्राम मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सीताराम मिश्र और माता का नाम श्रीमती गोमती देवी था। शिक्षा बीए। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या और मानसरोवर है। इनकी रचनाओं में गांधी दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। इनकी रचनाओं की एक बहुत प्रमुख विशिष्टता है, इन्होंने जीवन से जुड़ी गहरी विडंबनाओं एवं विसंगतियों को सरल शैली में चित्रित किया है। प्रकृति सौंदर्य चित्रण में इनका मन बहुत रमा था। इनकी कविताओं में वैयक्तिकता एवं आत्म अनुभूति के स्वर भी मुखरित हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई से हिंदी विभाग के प्रधान पद से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किया और 1985 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। आधुनिक हिंदी के प्रयोगवादी कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी का महत्वपूर्ण स्थान है और दूसरे तार सप्तक में इनकी कविताएं संग्रहित हैं, जिससे इनकी कविता लोगों के लिए प्रचलित हुई, उपलब्ध हुई। भवानी प्रसाद मिश्र जी एक बहुत ही सामान्य सी प्राकृतिक घटना, आकाश से बूंद का टपकना, आधुनिक बोध से संपन्न संवेदनशील कवि को प्रेमिका द्वारा प्रणय विभोर स्वरूप पथिक को झकझोरने से एक झलक दिखाकर छिप जाने वाली उनकी छवि जैसा लगता है। परंपरागत प्रतिक्रिया से भिन्न कवि के मानस में अनेक नए चित्र उभरे हैं। वे सभी पाठक को सहज रूप में मुग्ध कर देते हैं। मिश्र जी की यह रचना सिद्ध करती है कि सामान्य शब्दावली में भी विशिष्ट अनुभवों को संप्रेषित किया जा सकता है। तो इनकी जो कविता है, आइए हम देखते हैं अब इनकी कविता को। बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुक कर झरोखे से, कि जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया हो, ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान चौके और घूमे, आँख उसकी जिस तरह हंसती हुई सी आँख चूमे, उस तरफ मैंने उठाई आँख बादल फट गया था, चंद्र का आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से,
ये कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद होले, और नूपुर धूनि झमक कर जिस तरह क्षुद्र छंद होले, उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक। देखिए, हम लोग देखेंगे अब इनकी कविता का अर्थ। सबसे पहले देखेंगे यहाँ तक कि बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुक कर झरोखे से, कि जैसे हंस दिया हो, कि जैसे हंस दिया हो। हंसी सी आँखें ने जैसे किसी को कस दिया हो, किसी को कस दिया हो। ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, अब बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से। अब देखिए यहाँ तक। सबसे पहले हम देखेंगे इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे। झरोखा, झरोखा माने क्या होता है? रोशनदान, खिड़की जिससे हवा जाती है घर में। कस, कस माने बांधना, कस लेना, बांध लेना। और रोमांच, रोमांच माने प्रसन्न होना, प्रफुल्लित होना। देखिए संदर्भ इसका हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। संदर्भ सबसे पहले आप देखिए इसका संदर्भ। कैसे लगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित काव्य संग्रह दूसरा सप्तक में बूंद टपकी एक नभ से शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है। फिर एक बार देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित काव्य संग्रह दूसरा सप्तक में बूंद टपकी एक नभ से शीर्षक कविता से उद्धृत है। अब देखिए प्रसंग। प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने आकाश से बूंद के टपकने जैसी सामान्य सी प्राकृतिक घटना को अनेक उपमानों के माध्यम से व्यक्त किया है। व्याख्या देखिए। अब व्याख्या देखिए इसकी। व्याख्या कवि को आकाश से टपकती हुई बूंद प्रणय विभोर
होकर झरोखे से एक झलक दिखाकर छिप जाने वाली प्रेमिका की छवि जैसी लगती है। बूंद टपकी एक नभ से, आसमान से जो एक बूंद टपकती है वह कवि को कैसे लगती है? किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो। कवि कहता है कि आकाश से टपकती बूंद प्रणय विभोर होकर झरोखे से एक झलक दिखाकर छिप जाने वाली प्रेमिका की छवि जैसी लगती है। अर्थात कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी प्रेयसी ने झरोखे से झांकते हुए हंस दिया हो। हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को कस दिया हो और उसने अपनी हंसती हुई आंख से प्रेमी को स्नेह सूत्र में बांध दिया हो। कहने का तात्पर्य है कि आकाश से टपकती हुई बूंद प्रेयसी के रूप में जब प्रेमी पर गिरती है तो उसे लगता है जैसे उसने उसे अपनी ओर आकर्षित कर अपने बाहु पास में बांध लिया हो। आगे कवि कहता है कि ठगा सा कोई कि आंख देखे रह गया हो। बूंद टपकी एक नभ से। आगे कहता है कि आकाश से टपकती हुई बूंद ऐसी लगती है जैसे प्रणय भाव से युक्त प्रेयसी की आंखों को देखकर कोई पथिक या प्रेमी ठगा सा रह गया है और अपनी प्रेमानुभूतियों पर अंकुश लगाकर प्रेमी के उस अनुपम सौंदर्य को देखकर उत्पन्न हुए प्रणय के भाव को सहन कर लिया हो। रोमांच रोके सह गया है। अपने अंदर जो एक प्रफुल्लता का भाव है उसको वह रोके हुए क्या कर लिया हो? सहन कर लिया हो। अब देखिए काव्य सौंदर्य, देखिए इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए। भाव पक्ष। बूंद के माध्यम से प्रेमिका के भाव चित्र को आकर्षित करने के लिए किए जाने वाले भावों की अभिव्यक्ति की है कवि ने इसमें। रस श्रृंगार रस है। कला पक्ष में देखिए भाषा, खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक एवं वर्णात्मक शैली, छंद मुक्तक छंद, अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास, गुण प्रसाद और माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। अब देखेंगे आगे हम ये कविता। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान चौके और घूमे, आँख उसकी जिस तरह हंसती हुई आँख चूमे, उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया था, चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए। नभ मने क्या होता है? नभ मने आकाश। पथिक मने राही, जो रास्ते में राह पर चलता है। पथिक
और एक शब्द है अभ्र। अभ्र मने चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र। अभ्र मने बादल। अभ्र मने क्या होता है? बादल। अब देखिए संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग देखिए इसका, प्रसंग प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने आकाश से बूंद टपकने जैसी सामान्य सी प्राकृतिक घटना को अनेक उपमानों से सजाकर प्रस्तुत किया है। अनेक प्रकार के उपमानों का इसमें प्रयोग किया है। अब देखिए व्याख्या। व्याख्या देखिए, कवि आकाश से टपकती एक बूंद को एक प्रेमिका सुंदरी की संज्ञा प्रदान करता हुआ कहता है कि आकाश से टपकती हुई बूंदें ऐसी लगती हैं कि मानो कोई पथिक किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक चौंक पड़ा हो। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान चौंके और घूमे, चौंक पड़ा हो और उसकी दृष्टि अचानक उस मुस्कुराती हुई आंखों को देखने के लिए उसी ओर चौक और घूमे, आंख उसकी जिस तरफ हंसती हुई सी आंख चूमे, घूम पड़े। अर्थात पथिक सुंदरी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता रहे या देखने लगे। उस तरह मैंने उठाई आंख, बादल फट गया था। चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। कवि आगे कहता है कि जैसे जिस प्रकार प्रेम के भाव से हंसती हुई आंखों का अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार मैंने अपनी आंखें उठाई और आकाश की ओर देखा, आसमान की तरफ आंखें उठाकर देखा तो बादल फट गया था। अर्थात जब मैंने नायिका की ओर देखा तो उसके मुख पर पड़ा हुआ घूंघट हट गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चंद्रमा के ऊपर से बादल थोड़ा सा क्या हो गया है, खिसक गया है, हट गया है और वह चंद्रमुख दिखाई दे रहा है। काव्य सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायक की नायिका के प्रति उसके कोमल भावों को अभिव्यक्ति दी गई है। रस वही श्रृंगार रस है। भाषा सरल खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक और वर्णात्मक मुक्तक छंद का प्रयोग है। अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसमें गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है। अब देखिए आप आगे। बूंद टपकी एक नभ से ये कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद हो ले, और नुपुर ध्वनि चमक कर जिस तरह क्षुद्र छंद हो ले, उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक, बूंद टपकी एक नभ से। अब देखिए इसका शब्दार्थ। नुपुर, नुपुर ध्वनि, नुपुर माने घुंघरू, घुंघरू की ध्वनि। द्रुत, द्रुत माने तीव्र, तेज, तेज गति। देखिए चंद्रमा जानते ही हैं, चंद्रमा
पानी माने जल, जो वर्षा की बूंदें होती हैं। झरोखा माने जानते ही हैं खिड़की। नभ माने आकाश, हजारों बूंदे, बहुत संख्या में बूंदे। संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग देखिए इसका, प्रसंग प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आकाश से टपकते हुए बूंद सी सामान्य प्राकृतिक घटना को अनेक प्रकार के उपमानों के माध्यम से बहुत ही सुंदर व्यक्त किया है। कवि आकाश से टपकती हुई एक बूंद का वर्णन करते हुए कहता है कि जैसे आंखें मिलते ही झरोखा बंद हो ले। वह बूंद ऐसी प्रतीत हुई कि मानो नायिका ने अपना लज्जा रूपी घूंघट हटाने के कवि से हटा के लज्जा रूपी घूंघट हटा करके और आंखें मिला ली हो, किंतु और नुपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद होले, और पुनः उसने देखते ही लज्जा का अनुभव करके अपना घूंघट वापस ढक लिया हो। कवि को नायिका के मुख का सुंदर झरोखा, सुंदर रूप अर्थात उसके रूप सौंदर्य के दर्शन होने बंद हो गए। इसके साथ ही उस तरह बादल सिमटकर चंद्र पर छाए अचानक, और नुपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद होले, और जैसे अचानक कोई नायिका छिपती है और जैसे लगा कि उसके घुघरू, जो पायल पहना जाता है पैरों में, उसकी अचानक जो है ध्वनि आई हो और वह एक छंद का रूप ले लिया हो। उस तरह बादल सिमटकर चंद्र पर छाए अचानक, सौंदर्य के दर्शन होने बंद हो गए। जैसे अचानक नायिका ने मुख को ढक लिया और उसके सौंदर्य के दर्शन होने बंद हो गए। इसके साथ ही घुघरुओं की आवाज तीव्र गति वाले छंद की भांति तेज हो गई। तभी चंद्र पर छाए अचानक और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक। तभी बादल सिमटकर जैसे घनघोर हो गया और चंद्रमा को ढक लिया और हजारों पानी की बूंदें धरती पर गिरने लगी, यानी बारिश प्रारंभ हो गई। तो इस तरह से आप देखें काव्य सौंदर्य में बूंद के टपकने के घटना को अनेक बिंबों और गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह वर्णन जो है पाठक को सहज रूप में अपने प्रति आकर्षित करता है। रस श्रृंगार, भाषा खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक एवं वर्णात्मक शैली का प्रयोग है, छंद मुक्तक छंद, गुण प्रसाद गुण है, और शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। तो इस तरह से ये आपका ये बूंद टपकी एक नभ से ये कविता समाप्त हुई। और इसको आप जो है कॉपी पर आप लोग इसको कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे अगली कविता को देखेंगे।